प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल ओवी इंग्लिश पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की बात की जाए तो वैसे यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध रहा है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। यानी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास की। तो मेवाड़ के इतिहास की बात की जाए तो मेवाड़ का इतिहास राजस्थान ही नहीं वरन अपितु पूरे भारतवर्ष में गौरव का इतिहास रहा है, जिसमें अनेक महायोद्धाओं ने या यहाँ के निवासियों ने या यहाँ के सेवकों ने समय समय पर जैसे जैसे आन पड़ी तो अपना सब कुछ सर्वस्व है वो मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। जिसमें सबसे पहले बात की जाए तो राणा रतन सिंह, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। रानी पद्मिनी की बात की जाए तो अपनी आन बान शान के लिए जौहर की चीता को गले लगा लिया। उसके बाद में यदि बात की जाए तो यहाँ पर महाराणा कुंभा जैसे विद्वान भी इस धरती पर हुए हैं, मेवाड़ की धरती पर। इनके बाद में बात की जाए तो राणा सांगा जैसे दुश्मनों का काल, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया। और यहाँ के महाराणा प्रताप जो मेवाड़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी मेवाड़ की धरा पर जन्म लिया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए। तो ऐसे गौरवशाली इतिहास वाले राजवंश को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मेवाड़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो चलिए मेरे साथ मेवाड़ का गौरवशाली जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाए मेवाड़ की तो मेवाड़ को राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत होने का गौरव प्राप्त है। कौन सी रियासत? सबसे प्राचीनतम। मेवाड़ को प्राचीनतम रियासत होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद में यदि मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ को समय समय पर अनेक नामों से पुकारा गया। सबसे पहले अति प्राचीन समय की बात की जाए तो मेवाड़ को जनपद की बात की जाए तो सीवी जनपद के अंतर्गत मेवाड़ को शामिल किया जाता है। कौन से जनपद के अंतर्गत? यदि आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ कौन से जनपद के अंतर्गत आता है तो वहां पर आपका आंसर रहेगा सीवी जनपद। कौन सा? सीवी जनपद। जैसे जैसे समय बीता तो मेवाड़ को अन्य नामों से भी जाना गया। तो एक समय ऐसा आया जब मेवाड़ को प्रागवाट के नाम से जाना गया। किस नाम से? प्रागवाट के नाम से। उसके बाद मेवाड़ को एक समय में मेदपाट के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? मेदपाट के नाम से। रियासत काल की बात की जाए तो रियासत काल में मेवाड़ को मेवाड़ के नाम से जाना गया। देश आजाद होने के बाद में वर्तमान समय की बात की जाए तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो कई भागों में डिवाइड हो गया, जिसे आज वर्तमान दौर में देखें तो इसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद इन नामों से भी। क्योंकि मेवाड़ के प्राचीन नामों की बात होने के बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर मेवाड़ के जो शासक हैं इन्होंने मेवाड़ का क्षेत्र उस पर शासन किया। तो इस जाहिर सी बात है मेवाड़ का जो क्षेत्र है इससे पर मेवाड़ के शासकों से पहले भी किसी ने शासन किया होगा। तो इसके साक्ष्य हमें इतिहास में मिलते हैं कि 8वीं सदी में यहाँ पर मौर्य शासक, कौन? मौर्य शासक। यानी मेवाड़ के शासकों से पहले मौर्य शासकों ने भी क्या किया? यहाँ पर शासन किया है, जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य। कौन सी सदी में? 8वीं सदी में चित्रांग मौर्य ने यहाँ पर शासन किया है, जिसके साक्ष्य हैं मेसा के पठार पर। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर प्लस चित्रकूट पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करवाया।
किसका निर्माण करवाया? एक किले का निर्माण करवाया जो इतिहास में चित्तौड़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो चित्तौड़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यदि मौर्य शासकों की बात की जाए तो यहां पर 734 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 734 ईस्वी में यहां पर मानमोरी का यहां पर शासन रहा, जिसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में भी किया गया है। यह बात हुई अन्य शासकों की, जहां पर चित्रांग मौर्य तथा मानमोरी ने यहां पर शासन किया। अब यदि हम चित्तौड़ के राजवंश की बात करें, किसकी? चित्तौड़ के राजवंश की बात करें तो यहां के राजवंश को हिंदुआ सूरज, किसके नाम से? हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ का जो वंश है इसे सूर्यवंशी भी कहा जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें सूर्यवंशी भी माना जाता है। और यदि ये इसके राष्ट्रध्वज की बात की जाए, इसकी राष्ट्रध्वज की बात की जाए तो इसके राष्ट्रध्वज पर उगता हुआ सूरज, क्या है? उगता हुआ सूरज तथा धनुष बाण, क्या है? धनुष बाण के चित्र अंकित है। और यदि मेवाड़ के राजवंश का राजवाक्य की बात की जाए, किसकी? राजवाक्य की, तो मेवाड़ का राजवाक्य क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करता। तो ये सारी बातें मेवाड़ के इतिहास को आपसे कोरिलेट करने के लिए बताई है। इसके बाद में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो मेवाड़ के इतिहास को हम 3 शाखाओं में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और 3 वो शाखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो शाखा है उसका नाम है गुहिल शाखा। क्या नाम है? गुहिल शाखा। उसके बाद में जो दूसरी जो शाखा है उसका नाम है रावल शाखा। क्या नाम है? रावल शाखा। और तीसरी जो शाखा है उसका नाम है राणा शाखा। तो लिख लीजिए, इसे जल्दी से लिख लीजिए। क्या है? मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें मेवाड़ जो रियासत है वो सबसे, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत होने का गौरव प्राप्त है। बाद में इसके प्राचीन नामों की बात की जाए तो सबसे अति प्राचीन समय की बात में, जिसमें शिवी जनपद के अंतर्गत मेवाड़ का क्षेत्र शामिल था। उसके बाद में इसके प्राचीन जैसे जैसे समय बीता तो इसे एक समय प्रागवाट के नाम से जाना गया। उसके बाद में इसे मेदपाट के नाम से जाना गया। रियासत काल में इसे मेवाड़ के नाम से जाना गया। और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है मेवाड़ का, इसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का जो राजवंश है उससे पहले यहाँ पर मौर्य शासकों ने शासन किया है, जिसमें 8वीं सदी में चित्रांग मौर्य ने यहाँ पर शासन किया था। और उसी ने मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जो भविष्य में, जो इतिहास में चित्तौड़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 734 ईस्वी में यहाँ पर मानमोरी नामक मौर्य शासक ने शासन किया। इसका उल्लेख हमें बिजोलिया शिलालेख में भी मिलता है। और इसके राजवंश की बात की जाए, मेवाड़ के राजवंश की बात की जाए तो यहाँ के राजवंश को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। और इनके जो राष्ट्रध्वज की बात की जाए तो उस पर उगता हुआ सूरज और धनुष बाण के चित्र अंकित है। और मेवाड़ के राजवंश को यूं ही हिंदू धर्म का रक्षक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनका जो राजवाक्य वो स्वयं ही क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास को। चूंकि मेवाड़ का इतिहास स्वयं क्या है? 3 भागों में डिवाइड है, 3 शाखाओं में डिवाइड है। तो हम 3 शाखाओं का उल्लेख करते हुए इस इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें पहली शाखा है गुहिल शाखा, और दूसरी शाखा है रावल शाखा, और तीसरी जो शाखा उसका नाम है राणा शाखा। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुहिल शाखा। और गुहिल शाखा के जो सबसे पहले जो शासक हुए हैं उनका नाम है गुहिलादित्य। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले पढ़ते हैं गुहिलादित्य को। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास को 3 शाखाओं में विभक्त कर दिया हमने, गुहिल शाखा, रावल शाखा और राणा शाखा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं गुहिल शाखा को। और गुहिल शाखा के जो पहले जो शासक है गुहिलादित्य को। तो आइए गुहिलादित्य पर चर्चा करते हैं। गुहिलादित्य की बात की जाए
तो इन्होंने 566 ईस्वी में, कब? 566 ईस्वी में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। कहां पर? नागदा में। तो इसने सबसे पहले नागदा को अपनी राजधानी बनाया, यानी ये गुहिलादित्य है, गुहिल साम्राज्य क्या है? फाउंडर है, और नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया है 566 ईस्वी में। तो ये गुहिल वंश के क्या हैं? संस्थापक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संस्थापक। किसके? गुहिल साम्राज्य के संस्थापक कहलाते हैं। और कहा जाता है कि ऊंद्री गांव के भीलों ने, इन्होंने भीलों ने, ऊंद्री गांव के भीलों ने इनका राज्याभिषेक किया था। और इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य इनके पिता का नाम है, जो कि गुजरात के वल्लभी साम्राज्य से संबंधित है। इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम है पुष्पावती। इनकी माता का क्या नाम है? पुष्पावती, जो कि परमार साम्राज्य से संबंधित थी। इनके बाद में यदि बात की जाए तो दूसरे जो शासक हैं उनका नाम है नागादित्य। क्या नाम है? नागादित्य। नागादित्य का इतिहास में कोई ज्यादा उल्लेख है नहीं। ये एक नाकाम शासक साबित हुए। क्या हुए? नाकाम शासक साबित हुए, इसलिए इसकी भीलों ने क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। भीलों ने इनकी हत्या कर दी। अब हम गुहिल शाखा के अगले जो शासक हैं कालभोज पर बात करते हैं। तो कालभोज के गुरु का नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था? हारित ऋषि। कहते हैं ये हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। क्या चराया करते थे? गायें चराया करते थे। और हारित ऋषि ने कालभोज को एक उपाधि प्रदान की थी, उसका नाम है बप्पा राव। क्या नाम है? बप्पा राव, जो कि इतिहास में कालभोज या मालभोज, एक नाम इनका क्या है? मालभोज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो कालभोज कहूं या मालभोज, ये इतिहास में हारित ऋषि द्वारा दी गई उपाधि बप्पा राव के नाम से प्रसिद्ध हुए। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही 734 ईस्वी में मेवाड़ में मानमोरी, मौर्य शासक मानमोरी को 734 ईस्वी में हराकर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। किसने? कालभोज या बप्पा राव ने। तो ये गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। और यदि बात की जाए तो सबसे पहले कालभोज ने मेवाड़ में क्या है? मेवाड़ में सोने के सिक्के चलवाए। किसके सिक्के चलवाए? सोने के सिक्के चलवाए, जो कि 115 क्रेन के थे। कितने क्रेन के थे? 115 क्रेन के थे। अब बात की जाए तो मेवाड़ का जो राजवंश है उनके कुलदेवता की, तो इनके कुलदेवता का नाम है एकलिंग जी। क्या नाम है? एकलिंग जी। तो बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव, कौन से गांव में? कैलाशपुरी गांव उदयपुर। कौन से जिले में है ये कैलाशपुरी गांव? उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अब यदि एकलिंग जी की बात की जाए तो एकलिंग जी को मेवाड़ का जो राजवंश है वो इसे मेवाड़ का राजा मानते हैं। क्या मानते हैं? मेवाड़ का राजा मानते हैं। और स्वयं को क्या मानते हैं? फिर स्वयं को दीवान के नाम से जानते हैं। यानी मेवाड़ का जो राजवंश है
वो स्वयं को दीवान मानता है और मेवाड़ का वास्तविक जो राजा है वो एकलिंग जी को मानता है। एकलिंग जी के बारे में और अन्य बात की जाए तो एकलिंग जी के मंदिर में मेवाड़ के जो राजा हैं वो तलवार, क्या तलवार लेकर नहीं जाते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं, वहां पर ये छड़ी लेकर जाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से तलवार न ले जाकर क्या ले जाते हैं, छड़ी ले जाते हैं। उसके बाद में यदि बात की जाए तो मेवाड़ के जो राजा हैं वो राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी की स्वीकृति लेते हैं, इजाजत लेते हैं। उस बात को कहा जाता है आस्का लेना। क्या कहा जाता है, आस्का लेना कहा जाता है। और यदि बात की जाए तो मेवाड़ का जो राजवंश है वो राजा की उपाधि धारण नहीं करता है। किसकी उपाधि धारण नहीं करता है, राजा की उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि किसकी उपाधि धारण करता है, राणा की उपाधि धारण करता है। क्योंकि राजा की उपाधि धारण क्यों नहीं करता, क्योंकि स्वयं को क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं और वास्तविक जो राजा है वो एकलिंग जी को मानते हैं। अब यदि कालभोज की बात की जाए तो कालभोज की मृत्यु नागदा में होती है। कहां पर होती है इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु नागदा में होती है। और इनकी छतरी की बात की जाए तो इनकी छतरी भी नागदा में ही बनी हुई है। इनकी कुलदेवी की बात की जाए तो मेवाड़ की कुलदेवी का नाम है बाण माता। क्या नाम है, बाण माता। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं इसको। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कालभोज को। कालभोज के गुरु का नाम था हारित ऋषि और कहते हैं ये हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। हारित ऋषि ने ही इसे बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमौर्य को हराकर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। ये गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। इन्होंने ही मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे जो 115 करेन के हैं। उसके बाद में यदि बात की जाए तो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया जो कि लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। और मेवाड़ का जो राजवंश है वो स्वयं को राजा न मानते हुए स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और वास्तविक जो राजा है वो एकलिंग जी को मानते हैं। मेवाड़ का जो राजवंश है वो एकलिंग जी के मंदिर में जाता है तो तलवार लेकर नहीं जाता है, वहां पर क्या लेकर जाता है, छड़ी लेकर जाता है। एकलिंग जी के मंदिर में जब ये राजधानी छोड़ना चाहते हैं, राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना चाहते हैं तो एकलिंग जी के मंदिर में जाकर उनकी इजाजत लेते हैं। उस बात को आस्का लेना कहा जाता है। और मेवाड़ का जो राजवंश है वो स्वयं को राजा नहीं मानता, राजा की उपाधि धारण नहीं करता, तो किसकी उपाधि धारण करता है, राणा की उपाधि धारण करता है। अब बात करें इनकी कुलदेवी की तो इनकी कुलदेवी का नाम है बाण माता और कालभोज की मृत्यु हो जाती है नागदा में और इनकी छतरी भी नागदा में बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले राजा की तरफ। हम गुहिल शाखा को पढ़ते हैं तो गुहिल शाखा के अगले शासक की बात करें तो हमारे पास है अब चौथे शासक के रूप में अलट या आलूराय। आलूराय के बारे में बात की जाए तो आलूराय वह शख्स है या वह राजा है जिसने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय राजस्थान की तरफ से अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। क्या किया, अंतरराष्ट्रीय विवाह। इन्होंने राजस्थान में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया और किससे किया, हूण राजकुमारी। किससे, हूण राजकुमारी हरिया देवी से। किससे, हरिया देवी से। हूणों की बात की जाए तो हूण एक विदेशी लड़ाकू जाति थी। क्या थी, विदेशी लड़ाकू, जिसका उपयोग अलट ने साम्राज्य विस्तार में, जिनका उपयोग अलट ने साम्राज्य विस्तार में किया। साम्राज्य विस्तार में हूणों का उपयोग इसने किया। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी को नागदा से आड़ स्थानांतरित किया। आलूराय ने अपनी जो राजधानी है वो कहां थी इसकी, नागदा। नागदा से इसने राजधानी कहां स्थानांतरित की, आहड़ में। कहां पर स्थानांतरित की, आहड़ में। और वहां पर इसने वराह मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। किसने, आलूराय ने अपनी राजधानी नागदा से आड़ स्थानांतरित की और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया।
और आलूराय ने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। मेवाड़ में किसकी स्थापना की? नौकरशाही की। नौकरशाही की स्थापना ही नहीं की, बल्कि इसने 2 पद भी सर्जित किए। क्या किए? 2 पद भी सर्जित किए। और वो पद क्या थे? पदों के नाम थे, पहला जो पद है वो है अक्षपटालाधीश। क्या है? अक्षपटालाधीश। अक्षपटालाधीश नाम से एक पद था। दूसरा जो पद था वो था अमात्य। क्या नाम था? अमात्य। अमात्य नाम से, यानी इसने सबसे पहले नौकरशाही स्थापित की, और नौकरशाही स्थापित करने के बाद में इसने वहां पर 2 पद भी सर्जित किए, अक्षपटालाधीश और दूसरा अमात्य। तो हमने आलूराय के बारे में पढ़ा। आलूराय ने सबसे पहला वह राजा है जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। और किससे किया? हुण राजकुमारी हरिया देवी से। और हुणों की बात की जाए तो हुण विदेशी लड़ाकू जाति है, जिसका उपयोग आलूराय ने साम्राज्य विस्तार में किया। और आलूराय ने अपनी जो राजधानी है वो नागदा से कहां स्थानांतरित की? आहड़ में स्थानांतरित की। और आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है वराह मंदिर। और सबसे पहले इसने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की और 2 पद भी सर्जित किए, जिनके नाम है अक्षपटालाधीश और दूसरे का नाम है अमात्य। अब बढ़ते हम तीसरे 5वें राजा की तरफ, और उसका नाम है शक्ति सिंह। 5वें जो राजा है उनका क्या नाम है? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह की बात की जाए तो शक्ति सिंह का कोई ज्यादा उल्लेख है नहीं, तो इनको यहीं छोड़ते हैं। और उनके बाद में जो अगले जो राजा हैं उनका नाम है करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह। 6वें जो राजा हैं गुहिल वंश के, उनका नाम है करण सिंह। करण सिंह का भी ज्यादा उल्लेख नहीं है। इनके 2 पुत्र थे। क्या नाम थे इनके? कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, जिनमें पहला जो पुत्र था उनका नाम था क्षेम सिंह। क्या नाम था? क्षेम सिंह। और दूसरे जो पुत्र है उसका नाम था राहब। राहब। करण सिंह का इतना ही उल्लेख है कि इनके 2 पुत्र थे, और इनके समय गुहिल जो साम्राज्य है वह 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, जिसमें पहली जो शाखा है वो कहलाई रावल शाखा। क्या कहलाई? रावल शाखा। और दूसरी जो शाखा है जिसका नेतृत्व राहब ने किया वो कहलाई राणा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा। रावल शाखा के जो पहले आपसे पूछा जाए कि रावल शाखा के जो संस्थापक है, रावल शाखा के जो राजा वो पहले कौन थे? क्षेम सिंह। यानी रावल की जो उपाधि सबसे पहले धारण की उनका क्या नाम था? क्षेम सिंह। और क्षेम सिंह का भी ज्यादा उल्लेख नहीं है। क्षेम सिंह के बाद में अगले जो शासक आते हैं उनका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह का भी कोई विशेष उल्लेख नहीं है। उनके बाद में जो अगले जो शासक आते हैं उनका नाम है कुमार सिंह। क्या नाम है? कुमार सिंह। तो कुमार सिंह का भी कोई विशेष उल्लेख नहीं है। ये अब जो अपन राजा पढ़ रहे हैं, क्षेम सिंह, सामंत सिंह, उसके बाद में ये कुमार सिंह, ये हैं रावल शाखा के। और रावल शाखा के हमारे पास जो अगले जो शासक बड़े शासक के रूप में विख्यात हुए हैं उनका नाम है जेत्र सिंह। तो अब हम जेत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं रावल शाखा। रावल शाखा के जो पहले जो शासक हैं उनका नाम है जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह का कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1213 से 1253 के मध्य रहा। और इनका जो शासन है वो दिल्ली सल्तनत के समकालीन है। इन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा है। कितने? 6 सुल्तानों का शासन देखा है। इन्होंने दिल्ली के शासक इल्तुतमिश, क्या नाम है? इल्तुतमिश से युद्ध किया, और उस युद्ध का नाम था बुथाला युद्ध। क्या नाम था? बुथाला का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 1227 में, जिसमें जेत्र सिंह की विजय बताई गई है। और वो बताई गई है जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी कृत हमीद मदमर्दन में। किसमें? हमीद मदमर्दन में। हमीद मदमर्दन नामक जो कृति है वो जय सिंह सूरी कृत है, जिसमें जेत्र सिंह की विजय बताई गई है। किसकी बताई गई है?
जयत्र सिंह की विजय बताई गई है। ये एक युद्ध तो जीत लिया और दिल्ली सल्तनत का जो ताप है वो जयत्र सिंह पर बढ़ता ही जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि दिल्ली सल्तनत ने इनकी जो राजधानी थी नागदा, इनकी जो राजधानी थी कहां पर, नागदा, नागदा को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। इस वजह से जयत्र सिंह को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी और नागदा से इसने राजधानी अपनी स्थानांतरित की चित्तौड़। कहां पर स्थानांतरित की, चित्तौड़ अपनी राजधानी लेकर जाता है। इसने चित्तौड़ राजधानी स्थानांतरित करने से पहले नागदा में एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। क्या नाम है, सास बहू का मंदिर। ये सास बहू का जो मंदिर है ये पहले सहस्त्र बहू के नाम से जाना जाता था। इसका जो कार्यकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़, इनका जो कार्यकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवणकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवणकाल कहलाता है। इन्हीं के समय दो रचनाओं का रचन किया गया जो है ओग निरुक्ति। एक का नाम क्या है, ओग निरुक्ति, एक का नाम है ओग निरुक्ति, दूसरी का नाम है पाक्षिक वृत्ति। दूसरी का क्या नाम है, पाक्षिक वृत्ति। एक बार फिर से देख लेते हैं जयत्र सिंह को। जयत्र सिंह का कार्यकाल 1213 से 1253 के मध्य रहा। यह दिल्ली सल्तनत के समकालीन थे जिसमें इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का शासन देखा। इन्होंने इल्तुतमिश से भूताला नामक युद्ध किया जो कि 1227 में हुआ था। जय सिंह सूरीकृत हमीद मदमर्दन में जयत्र सिंह की विजय बताई गई है। जयत्र से उसके बाद में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के दौरान इसकी राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया जाता है। तो ये अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेते हैं चित्तौड़, और चित्तौड़ स्थानांतरित करने से पहले नागदा में एक मंदिर बनाते हैं, उसका नाम है सास बहू का मंदिर, जो कि पहले सहस्त्र बहू के नाम से जाना जाता था। और मध्यकालीन मेवाड़ की बात की जाए तो इनका कार्यकाल है वो श्रवण काल कहलाता है। और इन्हीं के समय दो रचनाओं का रचन किया गया जो ओग निरुक्ति तथा पाक्षिक वृत्ति के नाम से जानी जाती है। अब हमारे जो अगले जो शासक हैं उनका नाम है तेज सिंह। तो अब हम तेज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। राहुल साका की बात की जाए तो राहुल साका के हमारे अगले जो शासक हैं उनका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह के कार्यकाल की बात की जाए तो 1253 से 1273 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। और इनकी उपाधियों की बात की जाए तो इन्होंने परम भट्टारक के महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इसने ग्रहण की। और इसने विशल देव को क्या की, कड़ी टक्कर दी, विशल देव को कड़ी टक्कर दी। और इसने उमापतिवार लब्ध व प्रौढ़ प्रताप नामक 2 उपाधियां धारण की। इसके समय की एक घटना है कि बलबन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ये एक इनके समय की घटना है। और इनकी पत्नी का नाम था जेतल देवी जिसने चित्तौड़ किले में श्याम पार्श्वनाथ नामक मंदिर भी बनवाया था। और एक घटना यह भी है कि 1260 ईस्वी में, कब, 1260 ईस्वी में आहड़ में इनके समय राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ सरावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है उसे भी चित्रित किया। ये हमारे तेज सिंह के समय की प्रमुख घटनाएं हैं। उसके बाद में अगले जो शासक हैं वो है समर सिंह। समर सिंह की कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल 1273 से 1302 के मध्य रहा। और इनके समय की एक घटना यह है कि इनका जो पुत्र था कुंभकर्ण ने नेपाल में, कहां पर, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। एक घटना और यह है कि हमीर देव चौहान ने समर सिंह से खेराज वसूला था। क्या वसूला था, खेराज वसूला था। और एक घटना यह भी है कि समर सिंह ने खिलजी की सेना से दंड स्वरूप धन वसूला था। क्या वसूला था, धन वसूला था। तो ये हमारे राहुल साका के अनेक शासक थे। अब अगले जो शासक हैं वो हैं ये हमारे रावल रतन सिंह। कौन है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह है, ये रावल साका के अंतिम शासक हैं जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आज की क्लास में जो जानकारियां आपको बताई है वो अच्छे से समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने चैनल है ओवी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें।